सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। चट्टान साहब, असद उमर साहब फरमा रहे हैं कि अब महंगाई रोकने के लिए अमल का वक्त है। वजीर आज़म रवां माह बड़े फैसले करने जा रहे हैं। हुजूर वाला पूछना ये था कि जब चिड़ियां चुग गई खेत, अब है अमल का वक्त। मतलब अमल का वक्त तो डे वन से था, ठीक है, पहले 100 दिन बड़े मुश्किल होते हैं, ज़ाहिर है आपको अपनी सिमत का तयन करना होता है। उस एक अमल में अगर कोई मुश्किलात हुई या नाकामी हुई या जुज़वी नाकामी हुई या जुज़वी कामयाबी हुई, वो ठीक है। लेकिन क्या ये जो बड़े फैसलों का इंदिया दिया जा रहा है, इन बड़े फैसलों से अवाम को हकीकी मानों में कोई रिलीफ मुयस्सर आएगा? क्योंकि इस वक्त अपोजिशन जितनी फ्रेंडली है और जितनी बेदांत की है, या कागज़ की कह लीजिए या कपड़े की कह लीजिए, वो आपके अपने ऊपर है, उसके बावजूद भी हुकूमत कुछ कर नहीं पा रही। क्यों? वजह क्या है सर? जितने अतात गुजार आप लोग चल रहे हैं, मतलब ये तो तारीख है। बिल्कुल जी, आप सही फरमा रहे हैं। ये इस हुकूमत की बदकिस्मती भी है और इंतहाई हद दर्जे नाअहली भी है कि ये पाकिस्तान का वो वाहिद हुकूमत है जिसको एक ज़िम्मेदार अपोजिशन मिला है, एक मैच्योर अपोजिशन, जिन्होंने पहले दिन जनाब मुहतरम इमरान नियाज़ी से कहा कि आप कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं, हम आपके मईशियत पे एग्रीमेंट करना चाहते हैं, एक मिसाक करना चाहते हैं। सिर्फ अपोजिशन नहीं, कभी किसी हुकूमत के साथ तमाम इदारे एक पेज पे नहीं हुए हैं जिस तरह के इस हुकूमत के साथ तमाम इदारों ने साथ दिया। इसके लिए हथौड़े का इस्तेमाल हुआ, इसके लिए माइक का इस्तेमाल हुआ, इसके लिए बंदूक का इस्तेमाल हुआ। हर इदारे ने हद से बढ़ के इस हुकूमत को सपोर्ट किया, लेकिन बजाय इसके कि ये आगे जाते, ये पीछे आ गए। अब ये क्या करेंगे? अब तो ये अंदर से टूट फूट की शिकार है, इसमें आपस में झगड़े हैं। आप हर दिन में देख ले, एक मिनिस्टर एक बयान दे रहा है, एक दूसरा बयान दे रहा है। कोई कह रहा है सरेआम फांसी देना ठीक है, कोई कह रहा है कि नहीं ठीक है, कोई कह रहा है कि ये जो माफिया है ये हमारे अंदर है, कोई कह रहा है कि अंदर नहीं है। और नदीम कुरैशी साहब ने तो जो बातें की वो तो मेरी समझ नहीं आई। भाई आप क्या कश्मीर कर रहे हैं? किसको आप कश्मीर का कह रहे हैं? अगर आपको कश्मीर का फिक्र होता तो आप अली अमीन को कश्मीर का वजीर बनाती, जिसको ये भी नहीं पता कि कुलभूषण यादव मुल्क के अंदर है कि चला गया है। अगर आपको कश्मीर का पता होता तो आप इस दिन में मरियम नवाज को गिरफ्तार करती, जो कश्मीर के लिए एक इजलास हो रहा था, मुतफ़िक़ा इजलास हो रहा था सेनेट और कौमी असम्बली का। अगर आपको कश्मीर का फिक्र होता तो जिस दिन कश्मीर में ईद के दिन अपोजिशन और गवर्नमेंट इकट्ठे हो गए, आपने आदि परियाल को जेल भेज दिया। जिस दिन पार्लियामेंटेरियन कश्मीर पे इकट्ठे हो गई तमाम पार्टियों के, अपोजिशन और हुकूमत के, तो आपने खुर्शीद शाह को पकड़ लिया। तो आप किसको ये कश्मीर का आप कह रहे हैं कि कश्मीर और आप लोगों को कश्मीर का इतना फिक्र है? ये हुकूमत ये मईशत पे इसका कंट्रोल नहीं है। उन्होंने टैक्स कलेक्शन पूरा नहीं किया। इनका जो अहदाफ थे 5500, इसमें 3000 भी अहदाफ तक ये नहीं पहुंचे। इन्होंने IMF के साथ जो मुआहिदा किया है, अगला साल इनके लिए और ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि अगले साल इनका सर अगले साल तक जाते जाते कई प्रोग्राम आएंगे बीच में, इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, आपकी इजाजत से मैं सिद्दीकुल फारूक साहब के पास जाना चाहता हूं। सिद्दीकुल फारूक साहब, एक खबर बता रही है कि शहबाज शरीफ ने वतन वापसी की तैयारी कर ली, और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब मेरा ख्याल है नींद से उठे थे और डायरेक्ट उन्होंने ये बयान दाग दिया, कह रहे थे शहबाज शरीफ वजीर आजम बनने के लिए तैयार नहीं। अब ये अजीब सी बात है, मतलब शहबाज शरीफ को वजीर आजम बना कौन रहा है, एक बात। और दूसरी बात, शहबाज शरीफ साहब जब मुल्क से बाहर गए थे तो जाहिर वापस भी आएंगे, लेकिन NRO लेने के बाद इतनी जल्दी आ सकता है कोई? पहली बात तो ये है कि NRO देने वाला कोई यहाँ है ही नहीं, ना किसी के पास इख्तियारात हैं। खुदा करे कि कभी इस मुल्क में मार्शल लॉ ना लगे और ये मुल्क आइन और जमहूरियत के रास्ते पर ही चलता रहे। दूसरी बात यह है कि वो कब आते हैं, ये मेरे ख़्याल में एक आध दिन में शहबाज शरीफ साहब ख़ुद ही बता देंगे। एक ख़बर किसी हवाले से आई है, एक राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है, मेरे पास ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन वो आ रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी आएंगे। एक बात मैं, नदीम कुरैशी साहब बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं, लेकिन कभी अजीब बातें भी कर देते हैं।
انہوں نے سیاسی تنہائی کی بات کی مسلم لیگ نون کے دور میں. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہم نے رشیا سے تعلقات بڑے دوستانہ بنائے. 55 ملکوں کے ساتھ ہم جڑے سی پیک کے ذریعے. شنگھائی تنظیم کے رکن پاکستان بنا نواز شریف کے دور میں. یہ تو ہے سیاسی تنہائی کا خاتمہ، بہتر پوزیشن. دوسری بات یہ ہے کہ یہ یو این کی رپورٹ ہے کہ مسلم لیگ نون کے دنوں میں اس کے اقتدار میں 6.4% پاکستانی خط غربت سے اوپر اٹھے، جس کا مطلب یہ ہے، اس کا حساب نکالیں، 3,43,50,000 بنتے ہیں یہ خط غربت سے اوپر. ابھی یہ ہے کہ 60 لاکھ لوگ پی ٹی آئی کی حکومت خط غربت سے نیچے چلے گئے. یہ میری رپورٹ نہیں ہے، یہ یو این کی رپورٹ ہے، یہ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کی رپورٹ ہے. رہ گئی بات کہ جناب آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے. میں نے بتایا تھا اس وقت، میرے یہ بھائی موجود نہیں تھے، کہ انہوں نے اب آج تو مہنگائی کی بات کر رہے ہیں، یہ خود کر رہے ہیں. شکر ہے کہ انہیں یہ احساس ہوا. آج انہی کے پاس موجود ہیں جنہوں نے گندم ایکسپورٹ کی، حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے چینی ایکسپورٹ کی، اور اس کی وجہ سے بحران پیدا ہوا اور قیمتیں کہاں سے کہاں. صدیق الفاروق صاحب، یہاں اچانک مجھے بریک کی کال دی ہی جانے والی ہے. میں تھوڑا سا آپ سے استدعا کروں گا، تھوڑا سا اگر آپ توقف فرمائیں. میں آپ کی اجازت سے تحریک انصاف کا ورژن لینا چاہتا ہوں. حضور والا سر، میں بڑا مشکور و ممنون ہوں گا اگر آپ میرے سوال کا جواب بٹوین دا لائنز عنایت فرمائیں، ورنہ آپ سرکار میں آپ کی مرضی. حضور والا، ایک بائی لائن بتا رہی ہے کہ وزیراعظم کو مہنگائی کے خلاف اقدامات کرنا ناگزیر ہو چکے تھے، کیونکہ اب ان پر صرف عوام کی جانب سے ہی نہیں بلکہ مختلف اطراف سے ریلیف دینے کے لیے دباؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. پھر عوامی سطح پر ان کی مقبولیت کو جو شدید دھچکا لگا ہے، اور خود انہی کی پارٹی کے ارکان بھی مہنگائی کے خلاف حکومت کا دفاع کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ الگ. حضور آپ کا جواب. دیکھیں صدیقی صاحب، میں چاہوں گا اب آپ نے جتنا میرے دونوں معزز دوستوں کو ٹائم دیا، مجھے بھی ٹائم دیں گے. یہی وہ فرق ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا ہماری ان دیگر جماعتوں سے ہے. ماضی میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ان پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز میں جن کو جماعتوں کا نام پاکستان میں دیا گیا اور سیاست ہوتی رہی، کبھی کسی رکن اسمبلی نے قیادت کے خلاف کوئی بات کی ہو. پاکستان تحریک انصاف کا یہی وہ کلچر ہے جو آپ اگر جسے کہتے ہیں کہ جی عوام میں مقبولیت نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت عوام میں انشاءاللہ بڑھ رہی ہے اور بڑھے گی. آنے والا وقت دیکھے گا. عمران خان صاحب ہر اس چیز سے واقف ہیں جو گراس روٹ لیول پر ہو رہی ہے. ہمارے وہ دوست جو بڑا ہمیں آئی ایم ایف کا تانا دیتے ہیں، میں ان سے کویسچن یہ ضرور کروں گا بطور ایک رکن اسمبلی کے بھی، بطور ایک پولیٹیکل ورکر کے اور بطور پاکستانی کے، کہ جناب اس ملک میں آئی ایم ایف کو انٹروڈیوس عمران خان نے کروایا ہے. اس ملک کے اساسوں کو گروی رکھ کر لون عمران خان نے لیے. سر میں عمران خان کوئی ویسٹرن انٹرسٹ سامنے آئے ہیں آج تک قوم کے سامنے. کائنڈلی اگر آپ میرے سوال پہ رہیں، آپ دوسروں کو تانے دینے مت جائیے. کائنڈلی میرا سوال ادھر ادھر ہو جائے گا. سر مجھے بریک پہ جانا ہے پلیز. دیکھیں شہنشاہ معظم میں آپ سے عرض کروں، آپ مرد صاحب و کشف و جمال ہیں، مجھے بھی بات کرنے کی اجازت دیں. اللہ نے آپ کو یہ جو ہنر دیا ہے، میں سمجھتا ہوں میں اس کا بڑا آپ کا فین ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ میں جناب کے جاہو جلال سے متاثر ہو کر اپنی بات نہ کروں. حضور والا، آپ سمجھتے ہیں کہ آج مہنگائی کی بنیاد اگر اس 1.5 سال میں رکھی گئی، یہ صریحاً جھوٹ ہے. اس کا آغاز اس وقت کر دیا گیا تھا جب پاکستان میں انٹرنیشنل اداروں سے لونز لے کر غیر منافع بخش پروجیکٹ شروع کیے گئے. اس ملک میں مہنگائی کی بنیاد اس وقت رکھی گئی تھی جب یہاں انڈسٹری کی بجائے پاکستان سے سرمایہ بیرون ملک منتقل کر کے انٹرنیشنل انویسٹر کو کہا جا رہا تھا پاکستان نہیں آنا آپ نے، پاکستان غیر محفوظ ملک ہے. جو لوگ یہاں اقتدار میں تھے ان کے ساری ترجیحات دبئی لندن میں تھی. یہ دنیا ثابت کر رہی ہے. ابھی چٹان صاحب فرما رہے تھے کہ جی ہم نے مساق معیشت کا ان کو آفر کی اور انہوں نے مریم نواز کو گرفتار کر لیا، خورشید شاہ کو گرفتار کر لیا، انہوں نے ابھی فریال طالبر کو گرفتار کر لیا اور کشمیر کاز بڑا متاثر ہوا. تو چٹان صاحب، میں بسط احترام جان کی امان پاؤں ذل سبحانی تو آپ سے عرض کروں گا، ہم نے ان تینوں احباب کو کشمیر کے بارڈر سے گرفتار نہیں کیا تھا، نہ حکومت پاکستان نے گرفتار کیا تھا. ان تمام احباب پہ جب یہ دور اقتدار میں تھے تو پاکستان کے غریب، مزدور، کسان، لاچار، ڈائلسس پہ تڑپتے مریض کے ندیم صاحب، سر تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے. بسد احترام، بسد عز و انصاف.
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के पास 16 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस है और पार्टी ने 2 करोड़ रुपए से जायद के अखराजात किए। मतलब गजब खुदा का, 16 करोड़ या तो छापने वाला नींद में था या बताने वाला, लेकिन हम सब बहरहाल जाग रहे हैं। इस किस्म का संगीन मजाक करने पर आपके ख्याल में क्या तादीबी कार्रवाई करनी चाहिए? 16 करोड़ सर, बिलावल हाउस का अगर मेरा ख्याल है गेट ही लगा लें कोई, तो मेरा ख्याल है वो भी काफ़ी हिसाब किताब बन जाएगा। ये 16 करोड़ तो मेरा ख्याल है सर, मतलब ये तो टिप दी जा सकती है। आप कुछ फरमाइए प्लीज़। और दूसरा सवाल ज़िमनी है, अब दोनों सवालों के मुख्तसर जवाब दे करके अगर आप मुझे वो करेंगे प्रसन्न, तो मुझे बड़ा मज़ा आएगा। सईद गनी साहब आज वो नीर बहा रहे थे कराची के कॉलेज में खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक दिन अपने ही कॉलेज में बहैसियत मेहमान खुसूसी मदऊ किया जाऊंगा। सर, कॉलेज की अगर चीखें सुनाई देती हैं आपको, तो मैं आपको बता सकता हूं कि कॉलेज उससे ज़्यादा तकलीफ में था। वो कह रहा था, बताओ यार, मुझसे इतना बड़ा काम हो गया कि मेरी नाक के नीचे से ऐसे ऐसे लोग निकल गए। क्या कहेंगे सर? देखिए जी, सैयद गनी को जितना मैं जानता हूँ वो एक वर्कर बंदा है, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि वो सिंध की एजुकेशन में बेहतरी लाएंगी। ये नहीं कि रातों रात उसको बदल देंगी, लेकिन कुछ बेहतरी आ जाएंगी, मैं ये समझता हूँ। जहाँ तक पार्टी के 16 करोड़ का ताल्लुक़ है, तो ये जो पैसे होते हैं, ये जो पार्टी के APSS के जो लोग होते हैं, आपको पता है पीपल्स पार्टी का चंदा सिस्टम नहीं है जिस तरह की PTI का है या जमात इस्लामी का है या दूसरी पार्टियों का है। हम अब हर एक अपना अपना खर्चा खुद करते हैं। मेरे इलाके में जलसा है तो इसकी कुर्सियाँ, इसके खाना पीना सब कुछ वो मेरी ज़िम्मे है, वो मुझे पार्टी नहीं देते हैं। मैं इलेक्शन लड़ता हूँ तो मेरे झंडे, मेरे पोस्टर, मेरे स्टिकर, तो न हम चंदा करते हैं, न हमें पार्टी के लिए इतने बड़े, और बिलावल हाउस का खर्च तो हम कोई पार्टी फंड से तो अदा नहीं करते। इसके लिए जरदारी साहब के अपने कारोबार हैं, इसके लिए अपने इसकी चीज़ें हैं। लेकिन नूर अली साहब, आज मुझे बहुत खुशी हुई जो नदीम साहब आपको 2 बार जो है आप पे गुस्सा कर रहा था, और मैं समझता हूँ कि PTI वाली मीडिया वालों को फांसी पे चढ़ाई कर तो फिर भी कम होगा, क्योंकि ये अजाब जो मुल्क पे मुसल्लत हुआ है तब्दीली के नाम पे, सुनामी के नाम पे, ये मीडिया के कंधों पे सवार हो कि ये पाकिस्तानी कौम पे ये मुसल्लत हुआ है। और आपके तो सारे पुराने छाले फट पड़े। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये जंग इस हद तक पर्सनल है। थोड़ा सा तवक्को, क्योंकि वक्त की बहुत शदीद किल्लत है। सिद्दीकुल फारूक साहब जैसा आदमी मेरे साथ मौजूद है। मैं 2 बातें करके, मुझे 2 सेकंड दे दे, 2 सेकंड। नूर अली साहब से मेरा दरख्वास्त ये है, IMF से हमने कर्जी ली थी, लेकिन हमने उसको स्टेट बैंक नहीं दिया था, हमने उसको वजारत नहीं दी थी। और खारिजा पॉलिसी की तो क्या बात है कि आप सऊदी से NOC लेने जाएंगे कि मैं इस मुल्क में जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ। आप लोगों ने तो कौम से वादा किया था कि ये सबस पासपोर्ट का बहुत एहतराम होगा। अब वो एहतराम इस हद तक पहुँच गया कि एटमी ताकत का वज़ीर आज़म जाके सऊदी से NOC लेता है कि मैं इस काम Got your point, sir. Unfortunately, शो को मुझे वाइंड अप की तरफ लेके जाना है। काइंडली आपसे इल्तिमास है, थोड़ा सा तवक्को फरमाइएगा। मुस्लिम लीग नवाज की तरफ जाऊंगा। सिद्दीकुल फारूक साहब, हुजूर वाला, ये मुझे बताइए सर, ये इसहाक डार के घर लंगर खाना खोला गया, तो अब जवाब में आप कह रहे हैं कि मुशर्रफ के फार्म हाउस को भी जो है वो लंगर खाना बना दिया जाए, सैलानी वेलफेयर की तरह कोई वहाँ कुछ खोल दिया जाए। सर ये क्यों, मतलब क्या मुशर्रफ साहब ठीक है, आप किस वजह से ये कंपैरिजन करने पर मजबूर हुए? मैं तो नहीं वो एक तो सियासी जवाब उन्होंने दिया है। मुशर्रफ ने मियां नवाज शरीफ साहब के घर 180 मॉडल टाउन में भी यही कुछ किया था और फिर चाबियां वापस देनी पड़ी। अब अदालत का फैसला मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और हुकूमत पंजाब ने अपनी ताकत के ज़ोर से जो कुछ किया, ये नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। मैं ये सिर्फ अर्ज़ करूँगा नदीम कुरैशी साहब को कि देखिए, नवाज शरीफ साहब के दौर में जो कीमतें थीं मुख्तलिफ़ चीज़ों की, चाहे वो बिजली हो, गैस हो, गंदम हो, चीनी हो, सब की, बराह करम आप वही कीमतें वापस ले आएँ, मसनूई तरीके से ही ले आएँ। शायद हमने मसनूई तरीके से की थी, 5 साल आप भी कर दें। एक दूसरी बात यह है मेरी जान कि आप इमरान खान साहब तेल, गैस, बिजली के निर्ख बढ़ाने की समरी पर दस्तखत करते हैं, रात को महंगी करके सुबह आके नोटिस ले लेते हैं। यार ये क्यों अवाम के साथ मजाक करते हो? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।